मैं तो आपको कहूँगा कि आप भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें ही ना। आपका रिफ्यूज़ होना ही होना है। हज़ारों में से शायद ही कोई एक आधा केस इसमें जो है ना अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अज़ीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की हमारी वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। आज हम बात करेंगे जो रिस्क केसेस होते हैं, हाई रिस्क केसेस होते हैं, लो रिस्क केसेस होते हैं, मीडियम रिस्क केसेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और हमारी टीम को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरी ये प्रोफाइल है, क्या मेरा यूके का क्या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाएगा, मेरी ये प्रोफाइल है, क्या मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, मेरे दोस्त का इस वीज़े के ऊपर लगा था तो क्या मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो इट्स वेरी हार्ड टू आंसर इन अ पर्टिकुलर वे कि भाई जस्ट लाइक मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जो जितने भी इमिग्रेशन केसेस होते हैं या वीज़ाज़ के केसेस होते हैं, दे आर नॉट सिंपली 2+2=4। 2+2=4 नहीं होता कभी भी। ये जो हमारे केसेस हैं इमिग्रेशन के या स्टडी वीज़ा के, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट कर रही होती हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक सेम केस के अंदर वीज़ा ग्रांट हुआ हो और उस आपको बज़ाहिर वो सेम केस लग रहा हो दूसरे वाला, लेकिन उसमें वो वीज़ा ग्रांट ना हुआ हो। सो दिस इज़ हाउ वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर की जो साइकी है वो डिपेंड करती है, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका माइंड पर्सपेक्टिव क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को किस एंगल से देख रहा है। तो लाज़मी नहीं है कि आपका एक ही जो केस है वो अगर आप उससे बेंचमार्क बना लेते हैं कि भाई मेरे फ़लाँ दोस्त का जो है वो 10 साल गैप के साथ वीज़ा ग्रांट हुआ था, तो इसका मतलब मेरा भी होगा। मेरे फ़लाँ दोस्त का उसने उसने रिफ्यूज़ल मेंशन नहीं किया था, उसका वीज़ा लग गया, तो इसका मतलब मेरा भी जो है ना वो ग्रांट हो जाएगा। सो वी कैन नॉट जनरलाइज़ अ सिंगल केस इन ऑल केसेस, कि हम उसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ टू आंसर ऑल द केसेस एंड क्वेश्चंस मैंने 3 कैटेगरी बनाई हैं, लो रिस्क केसेस और मीडियम रिस्क केसेस और हाई रिस्क केसेस। अब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो किस में फॉल कर रहा है। आइदर यू आर इन अ लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क। अगर आपका लो रिस्क है तो ऑब्वियसली आपका जो वीज़ा रेशियो है वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी। मीडियम रिस्क है तो आपकी वीज़ा रेशियो इफेक्ट होगी। अगर हाई रिस्क है तो आपकी जो वीज़ा रेशियो है वो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप हाई रिस्क वाले केसेस जो है ना अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हम लो रिस्क को देखेंगे कि लो रिस्क में किस किस तरह केसेस आ सकते हैं और आपने अप्लाई करना है कि नहीं करना। मीडियम रिस्क केस कौन कौन से हैं, आपने अप्लाई करना है कि नहीं करना, और हाई रिस्क केसेस कौन से हैं। और कुछ केसेस को मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो हमेशा सिनेरियो बेस्ड केसेस होते हैं और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आपका केस उनमें से है तो आप सिंपली अप्लाई ऑनलाइन करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं और उस इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड यू असेसमेंट इंडिविजुअली कि आपके इस केस की क्या जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, जिसकी क्या जो है ना वो इसका आंसर हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लो रिस्क केसेस के सबसे जो जिनके जो केसेस हैं वो लो रिस्क केसेस हैं कि अभी आपको जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका रिस्क लेवल जो है ना वो काफ़ी लो है और आपका जो है ना वो चांसेस ऑफ वीज़ा जो है ना वो हाई है। नंबर 1 इसमें है जी, अगर आपके पास टू इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं,
जहाँ पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। 2+2 बैचलर्स डिग्री है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये हाई रिस्क केस है। इट इज़ नॉट अ हाई रिस्क केस, इट इज़ अ लो रिस्क केस। और इन दिस केस आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ 2+2 यानी कि BA MA B.Ed M.Ed BSc MSc इनको जो है ना वो एडमिशन ग्रांट नहीं करती। ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन डिस्क्रिशनरी पावर, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ हाई रिस्क केस। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि BA के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, MA के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, BA MA के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, 2+2 के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए आंसर है कि इट इज़ नॉट अ हाई रिस्क केस। उसके बाद है जी गैप ऑफ 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। अगर 2 से 3 साल का गैप है तो इट इज़ अगेन अ लो रिस्क केस, यानी कि आपके केस में रिस्क लो है, अप्लाई कर सकते हैं। गिवन दैट कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास सैलरी स्लिप्स हों, आपके पास लेटर ऑफ ज्वाइनिंग हो, and you are able to provide as maximum evidence as you can, कि जहाँ पर आप ये इस्टेब्लिश कर सकें कि भाई मैंने सैलरी जॉब की है और मैं जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कोई फ्री टाइम में बैठ के मक्खियाँ नहीं मारी, या सिर्फ और सिर्फ कोविड में बैठ के तो फ्राइज़ एंड पकौड़ाज नहीं खाए और काम भी किया मैंने। अच्छा, उसके बाद है जी सेक्शन 3 एंड 4 लेवल की यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है सेक्शन 1 2 3 4 के अंदर। सम यूनिवर्सिटीज़ आर फ्रॉम सेक्शन 1, सम आर फ्रॉम सेक्शन 2, सम आर फ्रॉम सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। फॉर इंस्टेंस हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी, UCP यूनिवर्सिटी, हजवेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और काफ़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। दीज आर फ्रॉम सेक्शन 4 यूनिवर्सिटीज़ और 3 यूनिवर्सिटीज़। ऑस्ट्रेलिया में आज के दिन तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस मैं बात करूँ तो मैं अभी इसको जनरलाइज नहीं करूँगा, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो इसको अभी सेक्शन 3 4 को एक्सेप्ट कर रही हैं। सही है। अच्छा, अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है रिगार्डलेस ऑफ द सेक्शन यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, आप पाकिस्तान की सेक्शन 3 की यूनिवर्सिटी से, सेक्शन 4 की यूनिवर्सिटी से हैं, तो उसके बाद आपका जो वीज़ा चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा रिस्की नहीं है। यू हैव ब्राइट चांसेस कि आपको वीज़ा ग्रांट होगा, गिवन दैट कि आपको यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको ऑफर लेटर दे देती है और प्लस आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो है ना वो इशू कर देती है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम रिस्क केसेस की। अच्छा, अब ये वो केसेस हैं कि जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपना जो है ना वो वर्किंग करके और सोच समझ के अप्लाई करें। आपके यहाँ पे चांसेस जो है ना वीज़ा के मोर देन 50% भी हो सकते हैं। लो रिस्क में तो मैंने बताया ना कि इतने चांसेस नहीं है आपके रिफ्यूज़ल के। अच्छा, अगर आप लो रिस्क में फॉल नहीं करते, आपका आइडियल केस है, फिर तो आपकी वीज़ा रेशियो ऑलमोस्ट 100% है। अब आ जाते हैं मीडियम रिस्क के अंदर। मीडियम रिस्क के अंदर क्या है कि आपकी वीज़ा रेशियो जो है ना वो 50% है। आप 50% जो है ना वो इस पे हैं कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है। उनमें कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 उसके अंदर है, अगर आपकी फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया है, आपका भाई वहाँ पर ऑलरेडी है, आपका बहन, आपके कोई भी जो रिश्तेदार जो आपके FRC में आते हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर में आते हैं, सिबलिंग में से, अब वहाँ बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वो पहले स्टडी वीज़े पे गया था या पहले शादी करके गया था। अगर आपके सोशल टाइज़ ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा शो हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, और इवन दैट कि आपकी GTA भी रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इसमें आपको बड़े एहतियात से और बड़ी महारत के साथ आपको SOP और GTA तैयार करनी पड़ती है। देयर आर नो चांसेस, देयर इज़ नो चांस कि आप हल्का सा भी लूप होल छोड़ें और आपकी GTA जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। उसके बाद है रिफ्यूज़ल फ्रॉम अनदर कंट्री। कनाडा का रिफ्यूज़ल है, USA का रिफ्यूज़ल है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब भी किसी को बाहर जाने का आता है कि मैंने बाहर जाना है और मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है या मैंने मुल्क छोड़ के जाना है, सबसे पहला एहसान जो है वो कनाडा के ऊपर किया जाता है कि भाई मैं जो है ना वो कनाडा जाऊँगा। और अनफॉर्चुनेटली कनाडा से और उसके बाद दूसरा एहसान करते हैं USA के ऊपर कि USA को मेरी ज़रूरत है, मैं USA जाऊँगा। और दोनों का जब एहसान उतर जाता है, दोनों जगह से वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी नहीं, आई थिंक मेरा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना बनता था या मेरा UK अप्लाई करना बनता था। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपका कनाडा और USA से रिफ्यूज़ल हो चुका है, दोनों में से किसी एक कंट्री का या दोनों का रिफ्यूज़ल हो चुका है,
और अब आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर, मीडियम रिस्क केस है। आपको अव्वल तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी कॉलेजेस आपको ऑफर लेटर इशू नहीं करते, या फिर जीटीई पे लाके आपको रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई जीटीई आपकी हम डिक्लाइन करते हैं। और अगर आपकी ये अप्रूव हो भी जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है, जीटीई अप्रूव हो जाती है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। बट अगेन दिस इज़ अ मीडियम रिस्क केस, इसमें चांसेस आपके रिफ्यूज़ल के ज़्यादा हैं, और इसको आपको बड़े एहतियात के साथ एसओपी में मेंशन करने के बाद डिपेंड ये भी करता है ना कि रिफ्यूज़ल है कहाँ से है, कि कितना रिफ्यूज़ल है, कितने रिफ्यूज़ल हैं। अब एक मेरे पास आई एक प्रोफाइल आई एंड शी आस्क्ड मी कि सर मेरा 6 दफ़ा रिफ्यूज़ल है यूएसए से, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकती हूँ? अब इन इन दिस केस द आंसर इज़ नो। देखें, अब आप एक अदर रिफ्यूज़ल तो हम जस्टिफ़ाई कर लेंगे आपका। आपके 6 रिफ्यूज़ल हैं यूएसए से या कनाडा से, और आप कहना चाह रहे हैं जी मैंने जाना ही यूएसए था, मैंने 6 बार अप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं मुँह लगाया, घास डाली उन्होंने, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एहसान जो है ऑस्ट्रेलिया पे कर दूँ। So this is something very difficult for a counselor, for a immigration expert, कि 6 केसेस को जाके वो जस्टिफाई करे। तो इस तरह के केसेस जो है ना फिर वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। या अगर आपने कनाडा से, यूएसए से, हंगरी से, जर्मनी से और 6 जगह से रिफ्यूज़ल लिया हुआ है, और अब आप कह रहे हैं कि व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, मेरी यहाँ पे किस्मत आजमाता हूँ, तो शायद इस तरह के केसेस भी जो है ना वो दे आर नॉट आइडियल केसेस, और उसमें भी जो है ना रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद रिफ्यूज़ल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपका रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया से ही रिफ्यूज़ल है, और अब आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इसमें भी जो है ना वो चांसेस, रिस्क चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और 50% चांस है कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है। और अव्वल तो आपको चाहिए कि सेम यूनिवर्सिटी से, सेम कॉलेज से अपना सीओई लें। अगर वो नहीं देते तो फिर तो मैं कहूँगा कि अप्लाई ना ही करें, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपका पास सीधा-सीधा रिफ्यूज़ल है कि भई ये भी तो आपने उस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अप्लाई किया था, अब आप जो है ना इससे अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि जस्ट यू आर ट्राइंग टू इन द कंट्री, उसके अलावा कोई आपका जो है ना वो मकसद नहीं है ऑस्ट्रेलिया में आने का। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है और आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के करें। देयर आर हाई चांसेस कि आपको दोबारा फिर रिफ्यूज़ल आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि सबके रिफ्यूज़ल ही आते हैं। वी वॉन सम केसेस जहाँ पर पहले रिफ्यूज़ल हो चुका था, और उसके बाद हमने जो है ना वो दोबारा अप्लाई किया, और वीज़ा ग्रांट हुआ भी है इस केसेस के अंदर। तो ऑलवेज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर अ बेटरमेंट, एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस, और देयर इज़ ऑलवेज़ अ सजेशन। आपको चाहिए कि आप इसका मशवरा करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आइदर यू हैव टू अप्लाई और नॉट। लेकिन दिस इज़ केस फॉल्स अंडर अ मीडियम रिस्क। इस तरह के जो केसेस हैं उसमें आपके चांसेस रिफ्यूज़ल के बढ़ सकते हैं। स्पाउस केसेस सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज के दिन में पाकिस्तान में, क्या मैं वाइफ के साथ, बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? द आंसर इज़ येस, द आंसर इज़ नो। येस इसलिए कि येस ऑस्ट्रेलिया अलाउज़, वो ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन यू आर अप्लाइंग एट अ बैचलर्स लेवल, इवन इफ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अप्लाइंग एट अ मास्टर्स लेवल यू कैन अप्लाई, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नो, मैंने इसलिए बोला है कि जो सक्सेस रेशियो है स्पाउस वीज़ा की, दैट इज़ नियर टू 0%। सही है, उसमें अगर आपने 500 केस अप्लाई किए हैं ना, तो उसमें से मेरे ख्याल 2-3 10 5 ज़्यादा पीएचडी लेवल के ग्रांट हुए होंगे जहाँ पर स्पाउस के साथ वीज़ा ग्रांट हुआ, अदरवाइज स्पाउस के साथ वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ। तो अगेन दिस इज़ अ मीडियम रिस्क केस। चांसेस आर 50% कि अगर आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि दे विल सी कि आप पढ़ने आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, या बच्चों को यहाँ देखभाली करने आ रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान इज़ अ हाई रिस्क कंट्री, तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कवानीन इम्प्लीमेंट होते हैं।
तो इन दिस केस थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप फैमिली केस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं द हाई रिस्क केसेस। अच्छा, अब ये वो केसेस हैं कि मैं तो आपको कहूँगा कि आप भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें ही ना, आपका रिफ्यूज़ होना ही होना है। हज़ारों में से शायद ही कोई एक आधा केस इसमें जो है ना वो पास हो जाए, अदरवाइज़ ये वो केसेस हैं जो 100% रिफ्यूज़ल में जा रहे हैं। अच्छा, उनकी क्या निशानी है? टू मच गैप विदाउट एक्सपीरियंस, कि आपका गैप है 10 साल का, 12 साल का, और आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना सैलरी स्लिप है, ना बैंक स्टेटमेंट है। जस्ट आपने 2011-12 में डिग्री कंप्लीट की थी, उसके बाद से पापा का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी मैंने वो बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने वो किया कुछ नहीं उसके बाद, अब खैर मैं जो है ना वो अरेंज कर लूँगा एक्सपीरियंस लेटर। दिस इज़ अ बुलशिट। ऑस्ट्रेलिया ऐसे काम नहीं करता, कोई भी कंट्री ऐसे काम नहीं करती कि आप मैंने पापा का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था, अब जो है ना वो चला नहीं, जो भी खैर मसला है, मैं बिज़नेस जो है ना एक्सपीरियंस अब अरेंज कर लूँगा। दिस इज़ नॉट गोना हैपन हियर। उसके बाद इसके साथ साथ आपका अगर एज फैक्टर, आपकी एज 40 प्लस है, 45, 43, 50, और आप बज़िद हैं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि डिग्री बैचलर्स किया था 2000, मतलब लेट्स सपोज एट दैट टाइम देयर एज वाज 25 साल या 24 साल उनकी एज थी, और अभी जो है ना वो चले गए हैं जी अपनी एज उसको 40-42 को, और अब मास्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह के केसेस के ऊपर हाई रिस्क केसेस है, यहाँ पर आपका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अवॉइड दीज केसेस टू अप्लाई इन द ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कन्विक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया रह के आए हुए हैं, डिग्री करके आए हैं बैचलर्स की, कोई डिप्लोमा करके आए हैं वहाँ से, कुछ सर्टिफिकेट करके आए हैं, कोई विजिट पे गए थे वैसे ही वापस आ गए हैं, तो अब वो दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब इस तरह केस हमारे पास आते हैं तो अपना पूरा बड़े फ़ख्र से बताएंगे जी मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, और मैं पहले रह के आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, 6 महीने रह के आया हूँ वहाँ पे, 4 महीने रह के आया हूँ, साल रह के आया हूँ, मैं डिग्री करके आया हूँ, मैं डिप्लोमा करके आया हूँ, मैं सैर तफरीह के लिए गया था, 10 दिन रह के आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा ठीक है जी, एंड पे जाके जब पूरी डिस्कशन हो जाएगी, एंड पे जाके बताएंगे जी मैंने वो क्रेडिट कार्ड लिया था ऑस्ट्रेलिया से, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था, वो $10,000 का, $5,000 का, या मैंने वहाँ से गाड़ी ली थी उसकी किस्तें नहीं पे की, तो अब मैं क्या जा सकता हूँ? सो द आंसर इज़ नो। जब आप वहाँ पे फ्रॉड करके आए हैं, आप वहाँ पे कन्विक्टेड हैं, बेशक आपने एक टेडी पैसा, एक पेनी देनी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो आप वहाँ फ्रॉड करके आए हैं। फ्रॉड करके आए हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे कन्विक्टेड हैं तो आपका इस मीन्स कि योर ट्रैवल हिस्ट्री इज़ गॉन, अब आप ज़ीरो पे हैं, अब आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं कर सकते। मत टाइम वेस्ट करें और मत लोगों का इम्तिहान लें जगह जगह से पूछ के कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ये हो सकता है, क्या 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 क्या, उस पे अपने पास से जो है ना क्वेश्चन मार्क ऐड किए जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, इन एनी केस द आंसर इज़ नो, आपका नहीं हो सकता। तो दीज आर सम ऑफ द हाई रिस्क केसेस। ये मैंने आपको वो केसेस बताए हैं कि जिनका आपका जो है ना वो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, एक ये भी एलिमेंट ऐड कर लेते हैं कि अगर आपकी जो है ना वो एजुकेशन जो है वो आपकी काफ़ी पुअर है, आपके 40% मार्क्स हैं, या अगर आपके बिलो 50% मार्क्स हैं आपके एजुकेशन के अंदर, तो भी जो है ना आपका जो हाई रिस्क केस है इसमें जो है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पाकिस्तान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जो आपका पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दैट इज़ हाई रिस्क पासपोर्ट, वी आर लिविंग इन हाई रिस्क कंट्री। तो इन एडिशन टू द हाई रिस्क पासपोर्ट, इन एडिशन टू द हाई रिस्क कंट्री, तो अगर हमारे पास कोई भी एक और चीज़ ऐड हो जाए जो कि हाई रिस्क हो, गैप है, एक्सपीरियंस नहीं है, परसेंटेज लो है, आइल्स नहीं है, जिन केसेस में आइल्स एक्सेप्ट हो रहा है, इन दैट केस आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बी योर हाई रिस्क केस। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो को अब यहाँ पर एंड करते हैं। हमने 3 केसेस को डिस्कस किया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। आप अपने डिसाइड करना है कि आपका केस किस में फॉल कर रहा है। अगर तीनों में नहीं फॉल कर रहा है तो इट मीन्स कि यू हैव एन आइडियल केस। आइडियल केस से मुराद ये है कि गैप नहीं है, CGP अच्छा है, आइल्स भी है, फाइनेंशियल्स प्रूफ हैं, स्पाउस साथ नहीं जा रहा, सिंगल हैं, और वाकई पढ़ने जाना चाह रहे हैं, वाकई पढ़ने जाना चाह रहे हैं। इन दिस केस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा की गारंटी है, वीज़ा की श्योरिटी है। और अगर आपका ये इन तीनों में से कोई प्रोफाइल है तो आई वुड सजेस्ट कि प्ले योर कार्ड्स केयरफुली, और डोंट गिव अ लूज बॉल,
टू वीज़ा ऑफिसर, ताकि वो आपको रिफ्यूज़ कर सकें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा इफ़ यू लाइक इट, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।